एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन पे एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रेंसेस को हम जानेंगे चैप्टर 4 पे। वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि रिलेटेड तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। फादू सेंस सी सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर आकर वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स में मौजूद हैं विद ईज़ आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इन वीडियोज़ पर इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fadusencs.blogspot.com पे। तमाम कॉन्टेंट को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और उसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो रॉयजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रेंसेस 4.5 पर मौजूद है। तो देयर आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्ग्रेंसेस। द फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू द बुक इज अ हैशिंग और द हैशिंग फंक्शन। सो व्हाट इज अ हैशिंग? हैशिंग इज एन इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इन विच आप जब हैशिंग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेटाबेस में स्पेशली, तो किसी भी वैल्यू को इंसर्ट, अपडेट या सर्च करवाने के लिए आपको बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी कॉस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड होता है। यानी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ पे हम ओमेगा ऑफ 1 लिख सकते हैं, यानी कॉस्ट एंड टाइम के अंदर आप किसी डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट, अपडेट या फिर सर्च करवा सकते हैं। तो जब मैं हैशिंग फंक्शन की कॉन्ग्रेंसेस के अंदर बात करता हूं तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं: सर्च की, हैश टेबल और हैश फंक्शन। तो सर्च की का मतलब ये है कि जिस डेटा को आप हैश के ज़रिए से हैंडल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हैश की में मैं कुछ वैल्यूज़ लिख सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 24, 52, 64 एंड सो ऑन, डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती है। इसके बाद हमारे पास हैश टेबल है, यानी जिस तरह आप नीचे टेबल बना हुआ देख रहे हैं, ये हमारे पास हैश टेबल है। अभी हम इसे भी अंडरस्टैंड करेंगे। और थर्ड पे हमारे पास हैश फंक्शन आता है, यानी आप किस टेक्निक को अपने फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे हैशिंग के अंदर। सो देयर आर डिफरेंट मॉड ऑफ द हैश फंक्शन। द फर्स्ट वन के मॉड 10, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह से के मॉड n हो सकता है, यानी आप मॉड की कोई वैल्यू रखें, ठीक है, 10, 11, 12 वट कुछ भी हो सकता है। मिड स्क्वायर मेथड हमारे पास हैशिंग के अंदर होता है, यानी जो भी इनपुट वैल्यूज़ दी गई है आप उसके मिड की वैल्यू लें, उसका स्क्वायर करें। और इसी तरह से फोल्डिंग मेथड हमारे पास फोर्थ होता है, जिसको आप हैशिंग फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास हैशिंग मैकेनिज्म क्या है। की वैल्यूज़ है जो इनपुट आपने यहाँ पर सर्च की पे लिखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 24 है और अगर मैं इस मॉड टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि 24 मॉड ऑफ 10। तो बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रेंसेस हमारे पास जो रिमाइंडर की वैल्यूज़ आएगी वह 4 है। तो 4 का मतलब ये हुआ कि ये वो की इंडेक्स है जो यहाँ पर हैश वैल्यूज़ कंटेन की इसने, ठीक है, फंक्शन के बेस पर, और ये उस टेबल पर जाएगी जहाँ पर इंडेक्स नंबर 4 है। तो 4 मतलब ये वो पॉइंट है और यहाँ पर जाकर हमारी वैल्यू 24 क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। इसी तरह सेकंड की बात करूँ 52, तो 52 पे रिमाइंडर की वैल्यू 2 आएगी, तो इस पे गया और वो 52 यहाँ सेव हो गया एंड सो ऑन। इस तरह से तमाम स्टेप चलेंगे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा भी तो मुमकिन है कि कोई 2 वैल्यूज़ ऐसी हों जिसके रिमाइंडर की वैल्यू सेम आ जाए। जी बिल्कुल, इसी वजह से मैंने 64 लिखा यहाँ पर। और जब आप 64 को हैंडल करोगे बेस्ड ऑन दिस, तो उसके रिमाइंडर की वैल्यूज़ भी वही आ जाएगी जो ऑलरेडी 24 की आ रही है। तो इस जगह पर जाने के बाद वो चीज़ क्या हो जाएगी, कोलिजन। तो इस कोलिजन को हैशिंग किस तरह से कंक्लूड करता है, वो इसके साथ लिंक बनाता है, ठीक है, और लिंक बनाने के बाद उसी इंडेक्स पर सेकंड लिंक के अंदर उस डेटा को सेव कर देता है जो डेटा उसी इंडेक्स पर आना होता है एंड सो ऑन। ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो जब आप डेटाबेस के अंदर हैशिंग पढ़ेंगे या फिर डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो इसको कम्प्लीटली जान सकेंगे। बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रेंसेस एप्लीकेशन हमने देखा कि हैशिंग फंक्शन में मॉड को या कॉन्ग्रेंसेस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और कॉस्ट एंड टाइम पर डेटा को इंसर्ट किस तरह से किया जा सकता है। जिस तरह से हम डेटा को यहाँ पर इंसर्ट करवा रहे हैं बेस्ड ऑन सेम मैकेनिज्म, हम 4th पे जाकर अपने डेटा को अपडेट करवा सकते हैं, रिट्रीव करवा सकते हैं, ठीक है। ये सारे मैकेनिज्म इसी तरह से होंगे जिस तरह से कॉस्ट एंड टाइम पर हम उसे इंसर्ट करवा रहे थे। द नेक्स्ट वन इज अ सूडो रैंडम नंबर। सूडो रैंडम नंबर पे सबसे पहले हमें ये देखना होगा डिफरेंस पे कि सिंपल रैंडम नंबर क्या होता है। तो सिंपल रैंडम नंबर की अगर मैं बात करूं तो रैंडम नंबर पे हमारे पास एक रेंज डिफाइन होती है सबसे पहले कि आप जो रैंडम नंबर बनाना चाह रहे हैं उसकी रेंज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 0 से लेकर 1 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करो, 1 से 10 के दरमियान करो, ठीक है। इसी तरह से रैंडम नंबर की एग्जांपल प्रोबेबिलिटी में हम इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं, ठीक है, कि जिसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है, कोई भी नंबर आ सकता है, डाइस मूविंग है, ठीक है, रिंग है, जो कैसीनो में रिंग मौजूद होती है, कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। जबकि हम सूडो नंबर की जब हम बात करते हैं, सूडो रैंडम नंबर की बात करते हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये नंबर रैंडम नंबर कंप्लीटली नहीं होता, ठीक है। ये
प्योरली रैंडम नंबर नहीं होता, लेकिन ये कुछ रैंडम नंबर के पॉइंट्स को यूज़ कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं कोई सूडो नंबर जनरेट करता हूँ तो इसका मतलब है कि कोई प्री डिफाइंड रूल्स के बिहाफ पर ये कर रहा होता है। तो इसके लिए मुझे कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत हो सकती है, यानी मैं कैलकुलेटर के ज़रिए से कर सकता हूँ, मैं पीसी के ज़रिए से कर सकता हूँ, मैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए से ये कर सकता हूँ, किसी में अर्थमेटिक मीन के ज़रिए से कर सकता हूँ। तो ये तमाम सिस्टम प्री डिफाइंड रूल की बिहाफ पर चलेंगे और वो हमें क्या देंगे, सूडो नंबर जनरेट करके दे रहे होंगे। तो ये बेसिक फ़र्क था। अब पॉइंट्स को समझते हैं। यही पॉइंट्स चीज़ें हमें बता रही है कि रैंडमली चूजन नंबर आर नीडेड फॉर मैनी पर्पसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर सिमुलेशन, यानी रैंडमली नंबर के नज़रिए से जो ज़रूरत है हमें वो डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। कंप्यूटर सिमुलेशन उनमें से एक है। सूडो नंबर रैंडम नंबर आर नॉट प्योरली रैंडम, यही चीज़ अभी हमने बात भी की है, सिंस दे आर जनरेटेड बाय अ सिस्टमैटिक मैथड। कोई मैथड होगा जिसके ज़रिए से ये प्रोड्यूस हो रहा होगा, जैसे कोई कैलकुलेटर है, पीसी है। द लीनियर कॉन्ग्रेंटल मैथड इज़ वन कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस फॉर जनरेटिंग सूडो रैंडम नंबर। तो कॉन्ग्रेंसेस हमारे पास एक प्योरली एक मैथड है लीनियर फॉर्म पे जो हमें सूडो नंबर जनरेट करके देगा। 4 इंटीजर आर नीडेड। अगर मैं सूडो रैंडम नंबर जनरेट कराना चाह रहा हूँ कॉन्ग्रेंसेस के ज़रिए से, तो हमें 4 तरह के इंटीजर्स की ज़रूरत होगी। द मॉड्यूलस m, द मल्टीपल a, and the increment c and the seed for the input values n naught। तो ये 4 वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत होगी सूडो नंबर एक एक्सप्रेशन इक्वेशंस के ज़रिए से जनरेट करने की, जिसमें a जो है वो ग्रेटर देन होगा 2 से, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन होगा m से, c ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा और लेस देन m होगा, x नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन m होगा। सो वी जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ अ सूडो रैंडम नंबर k x of n with a function of x naught is greater than equal to 0 and less than m for all n by successively using a recursively define this function। तो इस फंक्शन के जरिए से हम सूडो नंबर को क्या करेंगे, जनरेट कर रहे होंगे। तो xn+1 का मतलब ये है कि हम नेक्स्ट नंबर को जनरेट करवाना चाह रहे हैं बाय यूजिंग अप्रोच ऑफ a of xn plus c mod of m। तो a x c m ये तमाम वैल्यूज हमें मॉड्यूलस m मल्टीपल a इंक्रीमेंट और सीड के फॉर्म पर अवेलेबल होंगी। हम वैल्यूज को पुट करते जाएंगे और x नॉट सीड की वैल्यूज से मूव होते हुए जाकर x of n तक नंबर जनरेट कर पाएंगे। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं, ये बात हमें समझ में आ जाएगी। सो फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द सूडो रैंडम नंबर जनरेटेड बाय अ लीनियर कॉन्ग्रेंटल मेथड विद अ मॉड्यूलस m इक्वल टू 9, a इक्वल टू 7, c इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू c, यानी x नॉट की वैल्यूज हमें दे दी गई है। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या मौजूद है, a x प्लस c। तो a की वैल्यूज हमारे पास 7 है, x नॉट हमें 3 दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो x नॉट की वैल्यूज मौजूद है, तो इसका मतलब है अब मैं x1 जनरेट करूंगा। तो हमने लिखा 7 a की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू जो थी वो 3 थी, प्लस 4 किसकी है, c की वैल्यू, और मॉड के बाद m की वैल्यू लिख दिया। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 प्लस 4 25 मॉड 9। तो 9 25 मॉड 9 किया तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब ये 7 जो है वो x नॉट के बाद क्या बन चुका है, x1। तो अब ये x1 की वैल्यूज यहां पर पुट होगी किस वक्त, जब मैं x2 जनरेट करना चाह रहा हूँ, तब 8 वैल्यूज आई। अब x2 की वैल्यू 3 के लिए यहां पर पुट होगी, फिर x3 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज चलती रहेगी। आप एक ऐसे स्टेप पर जाकर देखोगे जहां पर आपकी सीट की इनिशियल वैल्यूज आपको क्या होती हुई मिलेगी, रिपीट। तो x9 वो हमारा वो स्टेप है सूडो रैंडम नंबर पर जहां पर हमें हमारी वो वैल्यूज इनिशियली रिपीट होती हुई मिल गई। तो हम इन स्टेप पर रोक कर बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली जनरेट जरूर होगा, लेकिन इस स्टेप पर हमें सीट की वैल्यू रिपीट होती हुई मिल रही है सूडो रैंडम नंबर पे। तो यही चीज नीचे बताई जा रही है, द सीक्वेंसेस जनरेटेड बाय अ सूडो रैंडम नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to onward until the value is repeated 3 again। तो it repeats after generating 9 item, यानी 9 आइटम को जनरेट करने के बाद वो नंबर दोबारा से क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो कॉमनली कंप्यूटर्स यूजिंग अ लीनियर कॉन्ग्रेंशनल जनरेटर विद इंक्रीमेंट c equal to 0, this is called a pure multiplicative generator। Such a generator with a modulus 2 to power 31 to 1 and multiple 7 to power 5 generates 2 to power 31 minus 2 generate before repeating। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हो सकते हैं जो नंबर्स को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हेयर कि हमने सूडो नंबर को समझा कि एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रेंसेस पे कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्सप्रेशन क्या है, और इस एक्सप्रेशन पे नंबर पुट करने के बिहाफ पर हम किस तरह से सूडो नंबर को जनरेट होता हुआ देखते हैं। द थर्ड वन इज अ चेक डिजिट्स। चेक डिजिट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जब हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड की स्ट्रिंग की वैल्यूज को चेक कर रहे होते हैं कि ईदर द गिवन स्ट्रिंग नंबर is a right or not।
So what is a check digits? A check digits is the digits that appended onto an identifier using a set of the algorithm, so a vendor can quickly verify whether the identifier you have given is a valid one or not. For example, if you have a credit card with a 16 digits account number and the number is generated as a 15 digits numbers, तो किसी भी vendors के लिए quickly identification के लिए ये एक approach है कि वो आपके स्ट्रिप पर मौजूद या प्रोडक्ट पे मौजूद डिजिट्स को, जिसको हम बार कोड कह सकते हैं, ISBN नंबर कह सकते हैं, किसी भी तरह के टाइप्स के वो नंबर होते हैं, तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड उनमें से एक है, तो उसके डिजिट्स को चेक कर सकता है कि ईदर द गिवन नंबर्स इज अ वैलिड और नॉट. So a common method of detecting errors is in string digits is to add an extra digits at the end. यानी एक commonly detecting error ये है कि आप उस string के साथ एक extra digits को add कर दें, जिसके ज़रिए से हम check digits से ये पहचान सकें कि वो जो number add हुआ है वो valid है या फिर नहीं है. तो which is evaluated using a function, ये चीज़ function के ज़रिए से evaluate की जा सकती है. If the final digits is not correct, then the स्ट्रिंग इज एज्यूम नॉट टू बी करेक्ट. यानी अगर फाइनल नंबर्स हमारे पास वैलिड नहीं हुआ तो पूरे स्ट्रिंग को इनवैलिड माना जाएगा. तो रिटेल प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिफाइड बाय द यूनिवर्सल प्रोडक्ट UPC कोड. यूजुअली दीज हैव अ 12 डेसिमल डिजिट्स, द लास्ट वन बीइंग द चेक डिजिट्स. तो नॉर्मली यूनिवर्सल प्रोडक्ट सेल के अंदर 12 डिजिट्स होते हैं और जो लास्ट डिजिट्स होता है हम उसे चेक डिजिट्स कह रहे होते हैं, और उसी चेक डिजिट्स के बिहाफ पर हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि इज इट अ वैलिड और नॉट. सो द चेक digits it determined by the congruences. तो वो check digits congruence के जरिए से approach के जरिए से वो मालूम हो सकता है. So there is a solution or the approach by using this approach you can find the check digits. तो जितने भी terms हैं आप देखें कि first term जो भी आपके पास string होगा, first term को आप 3 से multiply कर रहे हो, फिर second को नहीं कर रहे, थर्ड को कर रहे हो, फिर फिफ्थ को कर रहे हो, सेवन्थ को, नाइन्थ को और 11th टर्म को. ठीक है, जबकि जो इवन नंबर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ द काउंट वो तमाम के तमाम ब्लैंक हैं, और लास्ट में जो आपके पास टर्म होगा वो आपका क्या होगा, चेक डिजिट्स होगा, और इसको आप कॉन्ग्रेंट में 0 mod 10 के बराबर ले रहे हो. ठीक है, तो क्वेश्चन मौजूद है, इसके सोल्यूशन से हमें ये अप्लाइड कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. सपोज दैट द फर्स्ट 11 डिजिट्स ऑफ द UPC आर दीज, व्हाट इज अ चेक डिजिट्स. तो हमें बताना है कि इसका चेक डिजिट्स का होगा. अगर हम इसे काउंट करें तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड 11, दीज आर द 11 नंबर्स. इसी अप्रोच को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं. देखें 7, 9, 3, 5, 7, ठीक है, 9, 3, 5 तमाम वैल्यूज़ को इस तरह से लिखा गया, और हर एक वैल्यूज़ को अगर आप देखें तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जब मैंने तमाम नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हम उन्हें ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ऑड नंबर्स पे 3 से मल्टीप्लाई करना है और इवन को वैसे ही रखना है. तो 3, 9 को देखें आप प्लेन है, 5 प्लेन है, 3, जबकि जो इवन नंबर्स में हैं उन्हें हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तमाम वैल्यूज़, और लास्ट में जो x12 है वो हमारे पास चेक डिजिट्स है. तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, ऐड करने के बाद जो वैल्यूज़ आई वो आ गई 98 प्लस x12 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 0 mod 10. अब 98 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 10 9 90, रिमाइंडर की वैल्यू क्या बच गई 8. तो 8 में यानी 8 पर आप कितनी वैल्यूज ऐड करोगे कि वो 10 के बराबर हो जाए. ठीक है, कितनी वैल्यूज ऐड करूंगा 2. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 हमारा चेक डिजिट्स होगा, ताकि वो मॉड के डिवाइडर के उस नंबर के बराबर आ जाए. मैं 8 प्लस डैश इसलिए मैंने लिखा कि वो कौन सा नंबर होगा जो उसको 10 बना दे, तो वो नंबर होगा 2. तो देयरफॉर वी कैन से दैट द चेक डिजिट्स वैल्यूज इज 2 एंड दैट विल बी द सोल्यूशन. ठीक है, कि x2 की वैल्यूज यहाँ पर क्या होगी 2 होगी. द नेक्स्ट वन इज दीज नंबर इज अ वैलिड UPC. तो इसका मतलब ये कि सबसे पहले तो ये 12 होना चाहिए. ठीक है, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो इसको हमें वैलिड बताना है कि ये वैलिड है या नहीं. तो सबसे पहले हम सेम लॉजिक से लेकर चलेंगे. तो हमने फर्स्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड को, फिर फिफ्थ को एंड सो ऑन, तमाम नंबर्स हो गए. अच्छा, जब तमाम नंबर को हमने ऐड किया तो उसकी वैल्यूज आ रही है 44, क्योंकि हमें यहाँ पर चेक डिजिट्स मालूम नहीं करना, बल्कि ये ऑलरेडी जनरेटेड है, हमें बताना है कि ये वैलिड है या नहीं. तो जब ये वैलिड नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 40 अगर आता तो ये इस कंडीशन को फुलफिल करता, लेकिन ये 44 आया है, तो ये रिमाइंडर की वैल्यूज कितनी जनरेट करके दे रहा है हमें 4. That is not a congruent of mod 10. So therefore we can say that the given string of the number is a not valid UPC. Is it clear what is a check digits and how we can use the congruences on it to find a check digits, and after that we can say that is it a valid UPC or not. And the last one,
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जिसे हम ISBN नंबर कहते हैं, इसके 10 डिजिट्स कोड्स को, क्योंकि ये 9 के हो सकते हैं, 10 के होते हैं, 12 के होते हैं, डिफरेंट डिजिट्स के हो सकते हैं. सो बुक्स आर आइडेंटिफाइड बाय द ISBN नंबर्स, अ 10 डिजिट्स कोड. द फर्स्ट 9 डिजिट्स इज आइडेंटिफाई द लैंग्वेज, द पब्लिशर एंड द बुक. ठीक है, यानी शुरू के जो 9 डिजिट्स हैं वो लैंग्वेज बताते हैं, पब्लिशर बताते हैं और बुक को बताते हैं. एंड द 10th डिजिट्स इज अ चेक डिजिट्स. ठीक है, और इसमें जो 10वां डिजिट होता है वो चेक डिजिट्स होता है. जिस तरह अभी हमने यहाँ पर UPC का चेक डिजिट देखा, अब हम ISBN के चेक डिजिट्स की बात कर रहे हैं. तो इसमें जो 10th टर्म है या ISBN का जो स्टैंडर्ड चेक है वो इस फॉर्मूले को फुलफिल करता है या फॉलो करता है. x of 10 congruent of summation of all values of x that is start from 1 to 9 mod of 11. The validity of the ISBN 10 number can be evaluated with the equivalent of these one. ठीक है, इसको वो वैलिड करता है, या इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका इक्विवेलेंट है. तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम मौजूद है. सपोज दैट द 9 डिजिट्स ऑफ द ISBN 10 नंबर्स आर दिस, व्हाट इज द चेक डिजिट्स. यानी ये हमारे पास 9 टर्म है ISBN नंबर के, और हमें चेक डिजिट्स बताना है कि इसमें चेक डिजिट्स क्या होगा. तो सेम अप्रोच को हम यूज़ करेंगे जो अभी हमने ऊपर देखा, यानी या तो आप इसको यूज़ कर लें या इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म को यूज़ कर लें जो कि कॉन्ग्रेंट 0 mod 11 के बराबर है. हमने हर नंबर को लिया, जैसे यहाँ पर आप नंबर देख रहे हो, तो x10 के लिए मैं कर रहा हूँ ना, तो x10 के लिए जब मैं करूँगा तो फार्मूले को हम फॉलो करेंगे. सो बेस्ड ऑन द फार्मूला अगर आप यहाँ पर गौर देखें तो i की वैल्यूज x से मल्टीप्लाई हो रही है. ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर एक इंडिविजुअल नंबर्स को 1 to 10 के दरमियान वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है. तो देखो 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सो ऑन. तो 0 0 7 2 हर एक नंबर को फ्रॉम 1 to ऑनवर्ड मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 9 डिजिट्स हैं तो 9 तक गए. मॉड ऑफ 11 हमने फार्मूला का लिख दिया, तमाम वैल्यूज को ऐड की गई, दैट इज इक्वल टू 189. और जब 189 को हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की वैल्यूज जो हमें मिल रही है यहाँ पर वो क्या मिल रही है, 2 मिल रही है. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस मैं कह सकता हूं कि हमारे इस 9 डिजिट्स ISBN नंबर का जो चेक डिजिट्स है विच मीन 10th टर्म होगा वो क्या होगा, 2 होगा. सेकंड जो पार्ट है वो उसमें बिल्कुल उसी तरह से चेक डिजिट्स के बिहाफ पे पूछा जा रहा है कि गिवन जो नंबर है हमारा, इज इट अ वैलिड और नॉट. तो यहाँ पर जो x लिखा हुआ है ना, एक्चुअली दैट इज रिप्रेजेंट टू 10, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल डिजिट्स में ही लिखते हैं, तो x एक रोमन नंबर है तो वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये पूछ रहा है कि क्या ये वैलिड ISBN 10 है या नहीं. चेक करेंगे कैसे, देखो हर एक नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 to ऑनवर्ड 10 तक, 0849 0849 एंड सो ऑन. तमाम वैल्यूज को 1 2 3 सबसे मल्टीप्लाई किया टिल 10 तक. तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया गया, ऐड होने के बाद जो वैल्यूज आई वो क्या आई, 299. 11 से आप डिवाइड करें 299 को, तो जो रिमाइंडर की वैल्यूज लास्ट में आ रही होगी वो आ रही है 2. दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0. इक्वेशन के मुताबिक क्या आना चाहिए था, यहाँ पर 0 आना चाहिए था, तो 0 नहीं आ रहा है, तो दैट इज नॉट अ कॉन्ग्रेंट ऑफ मॉड 11. देयरफॉर वी कैन से दैट इज अ नॉट अ वैलिड ISBN 10 नंबर. सो लास्ट, अ सिंगल एरर इज एन एरर in 1 digits of an identification number, and a transportation error is the accidental interchanging of 2 digits. Both of this kind of the error can be detected by a check digits of the ISBN number. For further assistance and the explanation, you can read the textbooks as well to understand more about the ISBN standard error. तो ये कुछ हमारे पास एप्लीकेशंस थी कॉन्ग्रेंसेस की जो हमने देखा. सबसे पहले हमने जाना कि हैशिंग फंक्शन किस तरह से कॉन्ग्रेंसेस में इस्तेमाल हो रहा है. फिर हमने देखा कि सूडो रैंडम नंबर कॉन्ग्रेंसेस को किस तरह से यूज़ कर रहा है नंबर को जनरेट करने के लिए. चेक डिजिट्स देखा हमने यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के बेस पे, और उसके बाद फिर हमने ISBN नंबर को देखा कि हम ISBN में चेक डिजिट्स किस तरह से करते हैं, और अगर हमारे पास कंप्लीट ISBN नंबर होगा तो हम किस तरह से वेरीफाई कर सकेंगे कि इज़ इट अ वैलिड ISBN और नॉट. होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी. फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें. कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करो, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग वीडियोस पे आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें, और इसी तरह से आप नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें. नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, मज़ीद चीज़ों को आगे बूस्ट अप करेंगे. सी यू देयर.